क्यों आप मुझे बेअदबी के लिए माफ़ करेंगे। मुझे यह लगा कि तो फंक्शन हो गया है ये, तो मैंने आपसे कुछ ख़ास मुद्दे कह दिए थे, लेकिन अब कहा गया मुझसे कि मैं कुछ और बातें कहने आऊँ। प्रॉब्लम ऐसा है जी कि ठीक है, मैं राकेश वाले मुद्दा पोस्ट कॉलोनियल जो है उसमें एक एडवर्ड सईद ने काम किया है। ज़्यादातर एडवर्ड सईद ने पोस्ट कॉलोनियल जहनियत को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं। 3-4 बातें उन्होंने ये बताई है कि धीरे धीरे जो कॉलोनीज़ के शिकार लोग होते हैं वो उस कॉलोनियल जहनियत को अपनी मान लेते हैं और उसमें रच पच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वे उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जिन रास्तों से सत्ता आपको इस्तेमाल करती है। सत्ता आपको समझाती है, सत्ता आपको लालच देती है, सत्ता आपको कानून के जाल में फंसाती है। और अगर ये कुछ नहीं होता है तो सत्ता फिर आपको दलालों के माध्यम से या लुम्पेन के माध्यम से आपका खात्मा कर देती है और कोई आपके लिए बचने का रास्ता नहीं होता है। मित्र सीन में के उपन्यासों में सुधार घर में आप देखें और कौरव सभा में देखें तो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स निश्चित रूप से ग्रामशी से काफ़ी आगे आया है और उस आगे आने में वो हेजीमनी के सिद्धांत को तोड़ता बताता है कि हेजीमनी बहुत बिखर रही है और हेजीमनी धीरे धीरे सत्ताधारी लोगों के बजाय उन लोगों के पास जा रही है जो कि ताकत को वीड करते हैं। और उन्होंने अपने उपन्यासों में वकीलों को, जजों को, नेताओं को, इनको शामिल कर लिया है और ये बताया कि अल्टीमेटली डोमिनेंस जो हो रहा है वो सत्ता के दलालों का हो रहा है और वह रास्ता है भ्रष्टाचार का। मैक्स वेबर ने भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बार बार ये कही है कि ब्यूरोक्रेसी क्लास को तोड़ देती है और ग्रुप्स में बदल जाती है। मार्क्स की चेतना को मैक्स वेबर ने बिल्कुल ढीला कर दिया। नॉट क्लास स्ट्रगल, नॉट क्लासेस बट ग्रुप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन। तो एक तो मित्र सेन मीत ने ये जो काम किया है पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स में ये दिखाया कि धीरे धीरे सत्ता किसके हाथ में जा रही है। सत्ता नौकरशाहों के हाथ में जा रही है, सत्ता पॉलिटिशियंस के हाथ में जा रही है और सत्ता पॉलिटिशियंस धीरे धीरे उनके नीचे आते चले जा रहे हैं। मित्र सीन मेरिट ने ये जो काम किया है ये काम मुझे ये लगता है कि पहली बार ये एक्सपोजर हुआ है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम का, कि किस तरह से ये सब खेल चल रहा है। दूसरी बात, आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें। अगर आप कौरव सभा और सोहार घर को ले तो ये एक बड़े ग्रेट सिंबल्स को लेके चलते हैं। आप इसमें कौरव सभा में महाभारत नहीं मिलेगी, सुधार घर में आपको अभिमन्यु की लड़ाई नहीं मिलेगी। मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में कहा था कि जो ग्रेट नॉवेल्स हैं वे एक बहुत बड़े ग्रेट सिंबल को ले लेते हैं। जैसे हेमिंग्वे ने लिया इस सिंबल को, टॉल्स्टॉय ने लिया नेपोलियन वार लेकर के वार एंड पीस में। इसी प्रकार इन्होंने जो सिंबल दो लिए हैं, सुधार घर में अभिमन्यु को लिया है कि चक्रव्यूह में फंस गया है और यहाँ लिया है कि द्रौपदी की लज्जा जैसे हुई है और कौरवों की सभा है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर इस महाभारत में कृष्ण ना होते तो द्रौपदी क्या होती? सोचिए आप। और तभी कर्ण कहते हैं अपनी ताल को ठोक करके कि तू तो 5 पुरुषों की पत्नी है, आ मेरी जांग में आके बैठ जा, तू वेश्या है। ये सिंबल को खोला गया है। ऐसे चक्रव्यूह में मित्र सेन मीत ने चक्रव्यूह लेकर के आप देखते हैं सुधार घर में खोला है। इसलिए इस बड़े सिंबल को आप देखें, नानक सिंह की नावल में भी ही मिलेगा। गुरदयाल सिंह का मणि द दीवा क्या है?
एक बड़ा भारी लीजेंड है जिसको लेकर के आया है। तो इन बातों को अगर हम लेते हैं तो ये उपन्यासों की कुंजी मिलते हैं जिसको हम सेमियोटिक्स में कहते हैं डिकोड करना। इसलिए मित्र सेन के उपन्यासों को आप कोई सुंदर इमेजेस में नहीं समझ सकते। आप इनको उन डिस्कोर्सेज में जाएंगे जो कि सुंदर नहीं है, कलात्मक नहीं है, बल्कि वो सोशियो कल्चरल हैं, ज़्यादा से आप कहें कि सोशियो पॉलिटिकल है। इसलिए हमारी नावल की रवायत अभी तक देखे हम लोग आगे बढ़े हैं, साइंटिफिक नावल्स की ओर आए वेस्ट में, हम लोग धीरे धीरे मैजिकल रियलिज्म की ओर आए, लेकिन आज भी मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में जितना मैं जानता हूँ कि अभी भी कहीं आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर और नेचर ऑफ द स्टेट की को डिस्कोर्स समझने के लिए ऐसा जानदार नावल नहीं लिखा गया है। तो इस नावल को जरा इस रूप में देखें कि इस जैसा कि राकेश कुमार की बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक जो मूल टेक्स्ट है उसके अंदर कितने छोटे छोटे टेक्स्ट पार्ट छुटे हुए हैं, उन पार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो आपकी कहानी है। जैसे हम रामायण देखते हैं, रामायण बार बार सीरियलाइज होती है, देवदास बार बार सीरियलाइज होता है, हम देवदास की सब कहानी जानते हैं, रामायण की हर कहानी जानते हैं, क्यों बार बार राम हम ये देखते हैं कि कौन सा रामायण का देवदास का हिस्सा हमारी आज की ज़िंदगी के साथ रिलेवेंट हो गया है। इसलिए इनके नॉवेल्स में जो घटनाएं हैं आप जानते हैं यही हो रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ है, क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्या हमारे रिश्तेदारों के बीच में ऐसा हुआ है। ये जो कोहेरेंस है, ये इसकी कोहेरेंस इसकी रेलिवेंस बढ़ाती है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कोहेरेंस है ये इतनी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है। मित्र सेन के नावल में आप इसलिए देखेंगे कि आपको कोई चमत्काने वाली बात नहीं मिलेगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घट रहा है उसको ऐसे ढंग से पेश किया गया है जिसको कहते हैं कि जो हमारे पास जो ज़ुबान नहीं है, जो भाषा नहीं है, उस अनुभव को मित्र सेन ने हमारी भाषा और हमारी ज़ुबान में पेश किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि मित्र सेन के उपन्यासों का स्ट्रक्चर जो है वो तो लूज़ है। उसके लूज़ होने के बावजूद भी मित्र सेन ने जो हमारे सामने एक नंगे यथार्थ को पेश किया है, एक सीमी साइड को पेश किया है। मेरे ख्याल से उस यथार्थ को, उस सीमी साइड को पेश करने में दलीप और टिवाना और गुरदयाल सिंह और मोहन काहलो भी शायद नहीं आ पाए हैं। इसलिए पंजाबी नावल्स का एक बहुत बड़ा एक मोड़ मित्र सेन मीत ने दिया है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि अब मित्र सेन मीत की एक बड़ी यात्रा शुरू हो रही है, और वो केवल देश की अन्य भाषाओं में नहीं जा रहे हैं, बल्कि मित्र सेन मीत का नावल ये कानूनी नावल नहीं है, कानून की भाषा भी नहीं है, इसमें कानून की टर्मिनोलॉजी तो ज़रूर है। ये एक बहुत अजीब सी बात है कि कानून और कल्पना का एक बड़ा अनूठा मेल लेकर के ये उपन्यास आ रहा है। और मुझे लगता है जैसे हमने कहा था हिंदी में डायस्पोरा में, हिंदी उर्दू पंजाबी में ये उपन्यास, और या ट्रिलॉजी भी ले सकते हैं आप, लेकिन कौरव सभा का मुकुट है जो कि एक नए प्रकार की भाषा, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल लैंग्वेज, जहाँ पर कि आप देखते हैं कि सेट्स जो हैं, लिंग्विस्टिक सेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो कानून के हैं, अदालतों के हैं, पुलिस के हैं, और उन सेट्स के माध्यम से ये बातें कही गई हैं। तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि मूल रूप से यहाँ धरती के दुखियारे आते हैं। आपको फ्रेंच फैनन का वो याद होगा, रेचेड ऑफ द अर्थ, या रेजिस डेब्रे की किताब याद होगी, रिवोल्यूशन विद इन रिवोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मित्र सेन मीत में इस तरह का कमिटेड कोई पॉलिटिकल हाशिया है, लेकिन मित्र सेन मीत भी उसी तरह उसी रास्ते से उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर उन्होंने देखा है कि दुखियारे लोग और धरती के दलित लोग, कुचले हुए लोग क्या पाते हैं और कैसे झेलते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उपन्यास में टाइप नहीं है, थीम्स में जरूर टाइपोलॉजी है, बल्कि इस उपन्यास में वर्ग भी नहीं है। इस उपन्यास में मनुष्य और व्यक्ति है, मैन एंड द इंडिविजुअल। इसलिए इस उपन्यास में आप देखेंगे कि साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, अर्थात सोशल साइकोलॉजी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपको फ्रायड का साइकोएनालिसिस कम मिलेगा।
मैंने देखा है कि बहुत गहराई में सेक्सोमोलॉजी में चले जाना, ये चले जाना, मित्र सेन मीत में वो नहीं मिलता है। इन बिंदुओं से देखें तो ये उपन्यास हमें केवल लिटरेरी वर्क ही नहीं बल्कि एक कल्चरल डॉक्यूमेंट, जिसको मैंने कहा कि हम अब साहित्य को केवल साहित्यिक पढ़ने वाली कृतियों, मनोरंजन वाली ना माने, बल्कि उन लोगों को, उन साहित्य की कृतियों को हम एक कल्चरल डॉक्यूमेंट, सांस्कृतिक दस्तावेज माने, जिसको रेडक्लिफ ब्राउन ने बार बार कहा है कि किसी बड़ी रचना में एक सोशल, एक कल्चरल पैटर्न वर्क करता है। क्या कल्चरल पैटर्न करता है? क्या है, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। ये तीन एस्पेक्ट्स हैं। मित्र सेन मीत ने दिया है क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए इन्होंने इसको ओपन एंडेड कर दिया है। अर्थात हर उपन्यास खुला है, आप नतीजे निकालें क्या होना चाहिए। इसलिए जो हमारे नए धनाढ़ी लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनमें भी देखिए बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। वो भी परेशान है कि क्या हो इस मुल्क का, आकर कुछ होना तो है ना। तो मित्र सेन मीत आपके नॉवेल्स ज़्यादा ओपन एंडेड है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने नतीजे को नहीं दिए, आप आइडियलिज्म की ओर नहीं गए हैं, आप उपदेशवाद की ओर नहीं गए हैं, लेकिन आपने जो यथार्थ दिया है उसमें हर आदमी अपने अपने नतीजे निकाल लेता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उपन्यासों में ये बातें अब नए ढंग से आ रही हैं। ये बात एक ध्यान देने की योग है। उसके बाद एक और बात समझ में आती है। ये तो तय है कि हमारा ये व्यवस्था जो है अब कारपोरेट व्यवस्था हो गई है। अभी आदरणीय पुरी जी बात कर रहे थे, कह रहे थे कारपोरेट करते हैं। इस कारपोरेट व्यवस्था में कहा जाता है कि हर आदमी शेयर होल्डर है, मजदूर और पूंजीपति के संबंध नहीं रहे, शेयर होल्डर्स हो गए हैं। लेकिन इस कारपोरेट व्यवस्था की जो बाजारवाद है उसमें दो बातें आती हैं कि वे भ्रष्ट लोगों का साथ लेकर के महरूम लोगों को काफ़ी ज़्यादा और दबाव में डाल रहे हैं। इसका आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, जिस तरह बेरोजगार लोग जा रहे हैं, और पंजाब में जिस तरह कबूतरबाजी में हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। कैंटस में 30-30 लोग माल्टा में मरे पाए गए। ये सब इसी की देन है। और मैं सोचता हूँ कि मित्र सेन अब जरा इन पहलुओं को छानबीन करेंगे। ये सही है कि मित्र सेन में अब मैं कह दूँ कि डिस्कोर्स तो है, मैंने डायलॉग नहीं बल्कि डायलॉजिक है। वो दो लोगों की लॉजिक तो पेश कर देते हैं, लेकिन मित्र सेन मीत में एक सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस से बचते हैं। और जब तक आप इससे बचते रहेंगे, आपके उपन्यासों की ज़मीन अभी देखिए मेरी बढ़नी चाहिए। जो बात गुरदयाल में खूबी है कि वो सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस को पेश करते हैं, टोटल कमिटमेंट के साथ पेश करते हैं। वो बात मित्र सेन मीत में ये ऐसी कमी है जो कि इनको 60 करोड़ लोगों के बीच में जाना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके उपरांत हम देखते हैं कि पंजाबी के बड़े अमीर विरसे में आपको पता ही है कि नरूला साहब आए, जसवंत सिंह कंवल आए, गुरदयाल सिंह आए, टिवाना आई और तस्लीम आए। ये एक नया व्यक्ति आया जिसको हम प्यार के साथ और इज्जत के साथ मित्र सेन मीत कहते हैं। और अब इनकी जिम्मेदारी केवल नावल लिखना ही नहीं है, पंजाब का सर्वोत्तम जो है वो अब इनको देश के अन्य देशों में, अन्य भागों में पहुंचाना है। इस दायित्व को भी वहन करें कि नाउ यू आर दी एम्बेसडर ऑफ बेस्ट ऑफ पंजाबी कल्चर। ये ना भूल जाए आप। मैंने जैसा भी कहा कि केवल पंजाब की जीनियस है जो तीनों लैंग्वेज में महारत रखती है। अभी मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था कि अगर पंजाबी राइटर्स हिंदी से हटा दो तो हिंदी का फिक्शन ज़ीरो हो जाएगा। श्रद्धाराम फिल्लौरी
चंद्र शर्मा गुलेरी, यशपाल, अब ननक, उभयनाथ हर्षक, मोहन राकेश, भीष्म सहानी, कृष्णा सोपती, जगदीश चंद्र, यानी और नावे और कहानीकारों में तो 80% कहानीकार पंजाबी है। इसलिए ये दीवार मत बनाए हम। और उसी तरह से अगर हमारे बीच में गुरु गोविंद सिंह ना होते, गुरु नानक देव ना होते, तो हम लोग भी बड़े गरीब होते। गुरु ग्रंथ साहब आपका केवल नहीं है, ये सारे देश का, वेदों के बाद मैं कहता हूँ, नाट्यशास्त्र के बाद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद, ये महाग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, जिससे सारे देश की 300 साल का इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। 300 साल देश की सोच डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए दोस्तों, इसको हम कुछ बड़े ले जाएं, बहुत बड़ी जगह ले जाएं। जिस तरह मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब अगर ना होता तो हम लोग सारे मेडिवल पीरियड को समझ कहाँ पाते। पूरी समझ जो है 300 साल का एक कल्चरल हिस्ट्री, एक इंडियन माइंड वहाँ स्टोर्ड है। इतनी बड़ी रचना देश में इसके बाद कोई नहीं आई। ये भी देखिए कि मैदान साफ है, 600 साल तक कुछ नहीं आया है, मैंने इस पाए का नहीं आया है। तो इतनी बड़ी रचना को दिया गया है और मित्र से मीत उस परंपरा को के बानी है और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। जो छोटी छोटी दीवारें हैं उनको हम ना मानें। अब ये और हम देखते हैं कि मित्र से मीत के पात्रों को मैं देखता हूँ, बड़े कोल्ड ब्लडेड पात्र हैं, बहुत ठंडा पात्र। ये खूबी है, नैतिकता के झूठे कपड़े नहीं पहने गया था। कृष्ण जी की तरह से द्रौपदी के ऊपर चीर नहीं डाल दिया गया है। मित्र सिंह में जो है वो दिखा दिया। लेकिन इस पात्रावली में एक बात है कि कानून के जो पेज हैं वो कैरेक्टर्स के माध्यम से उन्होंने पेश किए हैं। अगर मित्र सेन मीत के नॉवेल्स को पढ़ लिया जाए तो हम सोचते हैं कि एक आम पाठक भी कानून और अदालतें और पुलिस जिस तरह से कर रहे हैं, हम सब अनुभव करते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको जुबान मिल जाएगी, एक वाणी देना। कहा जाता है ना कि प्रेमचंद ने क्या किया है, देश के किसानों को, बेजुबान किसानों को आवाज़ दे दी, वाणी दे दी। मित्र सिंह में मीत ने इसी तरह से देश के मध्यम वर्ग लोगों को एक ऐसी वाणी दी है। और इसमें आप देखते हैं कि एक बात इन्होंने जो मार्क की वो मैं देख रहा हूँ, केवल पूंजीवादी नहीं है। मित्र सेन मीत ने एक और चीज़ दी है, राइज ऑफ द न्यू रिच क्लास। पूंजीवाद भी, पूंजी वर्ग भी उठा, इंडस्ट्रिस्ट, वो एक ट्रेडिशन से उठे, उनके भी अपने एक वैल्यूज रही हैं। लेकिन जो न्यू रिच क्लास आया है, उस न्यू रिच क्लास में हर चीज़ को कब्जा करने की, उसको किसी रूप में अपने अधिकार में लेने की और हियर एंड नाउ एकदम ताकतवर हो जाने की, ये जो बात आई है कि स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, एक वर्ग भी छोटे छोटे समूहों में कैसे बढ़ता है, कैसे न्यू रिच बनता है, कैसे न्यू ब्यूरोक्रेट्स बनता है, कैसे नए नए नौकरशाह पैदा हो गए, कैसे न्यू ब्यूरोक्रेसी आती है। ये जो बारीक छान है ये इनके उपन्यासों में मिल रही है और ये आप बहुत बारीकी से देखेंगे। ये इनकी आलोचना बड़े पूंजीपति की आलोचना नहीं है, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की आलोचना नहीं है। मैंने बारीकी से देखा, इनकी आलोचना ये छोटे छोटे स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, जो स्तर छोटे छोटे पैदा हुए हैं, उन छोटे छोटे परतों को बड़ी गहराई से, बिना कोई नैतिक लाख लपेट से, बिना किसी पॉलिटिकल कमिटमेंट से, लेकिन टू ह्यूमन आदमियत के नज़दीक होते हुए इन्होंने पेश किया है। और अभी इनमें पैनापन और आना है और जो कि आकर के रहेगा। तो ये मेरी बड़ी उम्मीद है कि इसका एनालिसिस विनोद साहब से रिक्वेस्ट है कि क्लास सेक्शन में तो बहुत ढीला हो जाएगा। ये जो न्यू रिच, नौ ढनाडे कहते हैं इनको, आप नए कुबेर कहते हैं, ये जो नए अपराधी पैदा हो गए हैं पार्लियामेंट में,
तो उनके लिए देख करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इनकी इनकी वो जो भाषाई वृत्तांतकारी है उसको भी लें। इसमें कोई भाषण नहीं इनके उपन्यासों में। इसके बाद इनके उपन्यासों में जो कहीं बात कही गई है, लेकिन एक बात जो समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो शब्दावली है वो भारतीय भाषाओं के लिए बिल्कुल नई शब्दावली आई है। कानून की धाराओं को नकल न करके, मुश्किल न बना करके इन्होंने जिंदगी की घटनाओं से, पात्रों से जोड़ करके दिया है। इसलिए कानून की समझदारी, अर्थात जिनको सेट्स कहते हैं आप, स्टाइल मार्कर्स इनकी प्रोक्ति में जो आए हैं वो लिंग्विस्टिक नहीं है, बल्कि वो जुडिशियल स्टाइल मार्कर्स हैं। और ये जो बात इनकी आई है, ये भी मैं तो पंजाबी के मैं तो कहता हूँ कि हिंदी क्या, जो मेरा छोटा बहुत ज्ञान है कि उत्तर भारत में ये जो नया प्रकार का एक आयाम दिया इन्होंने, हजारों नए ऐसे कानूनी शब्दों को बिल्कुल अनुभव से जोड़ करके दिया है, जो कि हम रोज अनुभव करते हैं, लेकिन वकीलों की भाषा में उनको समझ नहीं पाते हैं। धारा 144 क्या है, धारा 320 क्या है, 120 क्या है, 420 क्या, और इन्होंने अनुभव से किया है। इस तरह से मित्रों, मेरी बस यही गुजारिश है कि अब आप एक और दूसरी गोष्ठी करें, जिसमें आप सब लोगों को बुलाया जाए। हमें भी 3 दिन पहले सूचना दी गई थी, मैं भी पूरी तैयारी के साथ था, और मित्र से मीत की तुलना कंपैरेटिव लिटरेचर जो है उससे की जाए, जो बंगला में, जो मराठी में, जो पंजाबी में और जो हिंदी में इससे जुड़ी हुई, जैसे मैंने कहा एक चूहे की मौत जैसे उपन्यास आए हैं, या काफका का द कैसल है, एक तो वो की जाए। दूसरा कि इस नावल, इनके नावल के अध्ययन के लिए अलग अलग विद्वानों से बात कराएं आप। डॉक्टर अमर सिंह जी हमारे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर पुरी साहब हैं, जिनसे कहा जाए कि पॉलिटिकल साइंस के आधार पर करें, कोई सोशल डेवलपमेंट के आधार पर करें, कोई सोशोलॉजी के आधार पर करें, कोई कम से कम इकोनॉमिक्स भी आ सकती है। इस तरह से करेंगे तो इस उपन्यास को अब प्योर केवल लिटरेचर के आधार पर ना कराया जाए, इनकी लिखतों को अब कई डायमेंशन से उन डायमेंशंस के जानकार लोगों से लिखवाया जाए और कराया जाए। एक अच्छी गोष्ठी आप तैयार करें 2-3 महीने में, उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा सही बात होगी। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम कौरव सभा इनका एक ऐसा उपन्यास है जो मेरी बहुत कम जानकारी के अनुसार, जो बंगाल से लगा करके गुजरात तक इस थीम पर कोई उपन्यास है ही नहीं, ये अकेला उपन्यास है। इसलिए उस उपन्यास को अगर हम और भाषाओं में फैलाते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, आवाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये आवाम को बहुत बड़ी शिक्षा देगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि हम जनता को शिक्षा ही नहीं देते हैं, हम शिष्य के रूप में जनता से सीखते भी हैं। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था, वाह वाह गोविंद सिंह आप है गुरु चेला। तो ये करें हम, फिर कोई अच्छी गोष्ठी होगी, दोबारा होगी अच्छी, मतलब अच्छी तो ये भी है, थोड़ा सा वो इस रूप में आएगी गोष्ठी, तो हम लोग और बातें करेंगे। और अपने इस बड़े उपन्यासकार के लिए अब जो क्या 60 करोड़ जनता के से रूबरू होने को तैयार है,